इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं और जीएसटी नंबर लेने के लिए ए टू जेड क्या क्या स्टेप हमें फॉलो करना होगा, कहाँ से क्या क्या शुरू करें, कहाँ पर जा कर के हमारा फाइनल होगा। तो सबसे पहले इसके लिए आप gst.gov.in की वेबसाइट ओपन करो। उसके बाद यहाँ पर यही पेज होगा जिसमें सर्विस ऑप्शन के अंदर रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन, इस ऑप्शन पर क्लिक करो। फिर इस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपको कुछ बेसिक इनपुट देने पड़ेंगे शुरुआत में। इसमें देखो दो ऑप्शन आ रहा है, न्यू रजिस्ट्रेशन और दूसरा है टेम्पररी रेफरेंस नंबर। उसका हम बाद में यूज करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन में टैक्स पेयर जीएसटी जो कलेक्ट करता है, जो दुकानदार है, जो व्यापारी है, बिजनेसमैन है, वह टैक्स पेयर की कैटेगरी में करेगा। स्टेट सेलेक्ट करो, मैंने यहाँ बिहार का कर रहा हूँ किसी पार्टी का, तो बिहार सेलेक्ट किया। आगे डिस्ट्रिक्ट, वो उस लिस्ट में अपने आप आएगा, लिस्ट से ही सिलेक्ट करना है स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। फिर लीगल नेम ऑफ बिजनेस, इसके अंदर पैन कार्ड पर जो नाम होगा पैन के डेटाबेस में, वो नाम ही होना चाहिए। इसमें एक लेटर भी आगे पीछे ना हो, ये एकदम ध्यान रखना। तो पैन के डेटाबेस में पैन कार्ड जिस नाम पर बना होगा वही नाम बिल्कुल सही सही होना चाहिए। उसके नीचे पैन नंबर लिखो आप, एकदम एक्यूरेट। ये वेरीफाई होता है, अगर ये मिसमैच करेगा तो ये प्रोसेस ही नहीं हो पाएगी। फिर आगे ईमेल एड्रेस, ये वो ईमेल एड्रेस आप दो जिस पर आपको ओटीपी आएगा, और ये ओटीपी वेरीफाई भी करना होगा, तभी आगे प्रोसेस होगी। फॉर्म भरने का ऑप्शन तभी आएगा। तो यहाँ पर आप ईमेल आईडी लिखो जिस पर ओटीपी आएगा और उसे आप वेरीफाई कर सको वैसा। फिर आगे मोबाइल नंबर, इस पर भी एक ओटीपी आएगा और इसे भी, इस ओटीपी को वेरीफाई करने होंगे। तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बिल्कुल एक्टिव हो और इस पर जो अभी अभी ओटीपी आएगा वो आपके पास आ सके और आप उसको प्रोसेस में इस्तेमाल कर सको। हालांकि मोबाइल नंबर कभी भी अपना नहीं देना, कोशिश करना है कि पार्टी का हो। हाँ, ईमेल आईडी अपना भी दे सकते हो, या पार्टी का हो तो पार्टी का भी, लेकिन वो ओटीपी शेयर होगा। फिर ये कैप्चा लिखो और प्रोसीड करोगे तो दोनों जगह अलग अलग ओटीपी आएगा। मोबाइल नंबर पर अलग ओटीपी होगा, ईमेल पर अलग ओटीपी होगा, क्योंकि दोनों ही वेरीफाई होते हैं इसमें। अभी दोनों ओटीपी आप लिखो, मैंने यहाँ लिखा है 6 कैरेक्टर का होता है ईमेल का ओटीपी, फिर मोबाइल वाले ओटीपी, दोनों 6 कैरेक्टर का ही होगा। फिर आप प्रोसीड करोगे, उसके जस्ट बाद एक मैसेज आएगा, ऊपर देखो लिखा हुआ है कि आपका टीआरएन नंबर बन गया, ऊपर नंबर भी लिखा हुआ है। फिर आप यहाँ आओगे तो यहाँ से भी प्रोसेस कर सकते हो टेम्पररी रेफरेंस नंबर के जरिए, या ऊपर सर्विस में, फिर रजिस्ट्रेशन, फिर न्यू रजिस्ट्रेशन, यानी कि वहीं हम जाएंगे। अगर 2-4 घंटे के बाद करते हैं या दूसरे या तीसरे दिन करते हैं तब तो वहीं से जाना ही होगा। फिर वो 2 ऑप्शन, लेकिन अब न्यू वाले में नहीं, टेम्पररी रेफरेंस नंबर वाले में टीआरएन, जो नंबर आपको डिस्प्ले हुआ था वो टीआरएन नंबर आपको मेल और मैसेज पर भी आया होगा, ये ध्यान रखना। तो ऐसा नहीं है कि वो हम नोट नहीं कर पाए तो नहीं प्रोसेस होगा, मेल पर, मैसेज पर, सब पर आया। टीआरएन नंबर लिखो, ये नीचे का कैप्चा लिखो। फिर अब जो ओटीपी आएगा मोबाइल पर और ईमेल पर, दोनों पर, ये दोनों पर एक ही ओटीपी होगा। आप कोई भी लिख दो, यानी कि दोनों पर चूँकि एक ही ओटीपी है, तो मोबाइल वाला लिखो या ईमेल वाला, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये ओटीपी आप लिखोगे, उसके बाद ये प्रोसेस होगा और फिर प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के फॉर्म खुलेंगे जो हमें भरना होगा। अभी हमने प्रोसेस किया, अब यहाँ पर आया ये विंडो, देखो माई सेव्ड एप्लीकेशन, इसमें आ रहा है क्रिएशन डेट 9 जुलाई 2020, एक्सपायरी डेट 24 जुलाई 2020। 15 दिन के बाद एक्सपायर कर जाएगा, यानी कि 15 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना होगा। स्टेटस में ड्राफ्ट यानी कि सेव्ड है, थोड़ा बहुत इनपुट। एक्शन में जाओ, क्लिक करो, जो मैंने किया। अब आप यहाँ देखोगे फॉर्म खुलेगा। फॉर्म देखो ऊपर में 9 हेडिंग है, अभी हम बिजनेस डिटेल्स में हैं। उसके बाद प्रमोटर्स, पार्टनर डिटेल, ऑथराइज सिग्नेटरी डिटेल, फाइनली ये 9 ऑप्शंस हैं शुरू से आखिरी तक। इस पेज पर जो पहला हम लिख रहे हैं बिजनेस डिटेल, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से ऑलरेडी पुट किया हुआ है, जैसे बिजनेस का नाम पहले से लिखा हुआ है, लीगल नेम, जिसमें वो पैन वाला नाम आ रहा है। उसके बाद पैन नंबर, ये भी पहले से लिखा हुआ है, चूँकि हमने
फर्स्ट स्टेप में ही उसे यूज किया था। नीचे लिखा है ट्रेड नेम, जो मैंने इसमें लिखा है एक, ये ट्रेड नेम आप अलग हो सकता है, तो ये ट्रेड नेम आप लिखो, जैसे इसमें लिखा हुआ है कोई इंटरप्राइजेज करके। तो जो भी ट्रेड नेम हो, दुकान का नाम, बिजनेस व्यापार का नाम अलग होता है और उसके प्रोप्राइटर्स के नाम अलग होते हैं। इसके बाद बिजनेस कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये प्रोप्राइटरशिप। फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, देखो ये डिस्ट्रिक्ट है मधेपुरा। स्टेट तो यहाँ सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि वो पहले स्टेप में ही था। फिर यहाँ पर आएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन वगैरह सबसे जुड़ा हुआ है एरिया कौन सा है, कमिश्नरेट पटना 2, उसमें आप सेलेक्ट कर लो, या आप वो ऊपर में भी लिखा है सेंट्रल जुरिस्डिक्शन में लिंक पर क्लिक करके आप पता कर सकते हो कि आपका कौन से ऑफिस से होगा। यहाँ पर आ रहा है कमिश्नरेट में पटना 2, डिवीजन पूर्णिया और रेंज मधेपुरा, ये चूँकि मधेपुरा का ही था वो। उसके बाद है उसके नीचे क्या कैजुअल टैक्स पर्सन है, नहीं। उसके बाद है कंपोजिशन, नहीं। रजिस्ट्रेशन क्यों करा रहे हैं, मैंने उसमें सेलेक्ट किया वॉलंटरी बेसिस, क्योंकि ये कंपल्सन में नहीं है। अगर कंपल्सन में हो तो बाकी जो ऑप्शन थे उसके थ्रू कर सकते हो। आगे है कोई और रजिस्ट्रेशन है तो लिखो, नहीं तो सेव करो। फिर सेव एंड कंटिन्यू। अब दूसरा पेज खुला, देखना ऊपर से वो टैब चेंज हो रहा है, प्रमोटर डिटेल्स। इसमें एक ही पर्सन है प्रोपराइटर, तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये तो इसके पैन डेटाबेस से ही कनेक्ट हो गया। उसके बाद फादर का नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, जैसा भी हो पैन कार्ड के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, वो पैन से मैच होगा वो डिटेल। उसके बाद नीचे डेट ऑफ बर्थ जो मैं अभी लिख रहा हूँ, फिर उसका मोबाइल नंबर, इसका, इस प्रोपराइटर का। इसके बाद ईमेल एड्रेस, प्रोपराइटर और ऑथराइज सिग्नेटरी अलग अलग हो सकता है, सिंगल पर्सन भी हो सकता है। तो यहाँ पर मोबाइल डिटेल, ईमेल एड्रेस, ये उस प्रोपराइटर का ही है, क्योंकि यहाँ जो डिटेल डल रहा है वो प्रोपराइटर का, ऊपर लिखा भी है डिटेल्स ऑफ प्रोपराइटर, पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो ईमेल आईडी और देयर आफ्टर नीचे जेंडर, मेल, फीमेल, अदर्स। टेलीफोन नंबर एसटीडी कोड के साथ कंपलसरी नहीं है, लेकिन मोबाइल नंबर कंपलसरी था। डेजिग्नेशन या स्टेटस प्रोपराइटर है, पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर होता है। कंपनी के केस में डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं, अलग अलग डायरेक्टर का डिजिग्नेशन भी अलग अलग है। आधार नंबर आजकल सिटीजन के लिए कंपलसरी है, अगर आधार नंबर नहीं है तो नॉर्मली वो फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद इशू की जाती है रजिस्ट्रेशन। इसमें कुछ चेंजेज हुआ है 1 अप्रैल 2020 से, तो आधार नंबर आप ज़रूर लिखना, वरना बाद में वो ऑब्जेक्शन में आ सकता है और फिर आधार नंबर मांगेगा आपको। फिर एक नीचे डिक्लेरेशन आएगा आधार नंबर लिखने के बाद, इस डिक्लेरेशन को आप एक्सेप्ट करो, वो करना ही पड़ेगा एक्सेप्ट। और वहाँ स्टार लगा हुआ है ऑलरेडी, डिक्लेरेशन वर्ड के साथ में स्टार लगा है, मतलब कंपलसरी फील्ड है। तो जो जो कंपलसरी है वो तो एटलीस्ट लिखो ही। आधार कंपलसरी फील्ड तो नहीं है, लेकिन आजकल कुछ नियम में चेंज हुए हैं जिसके तहत लिखना होगा अगर आपके पास है तो। फिर रेसिडेंशियल एड्रेस, यहाँ इसी का पूरा जो पेज हम लिख रहे हैं अभी, ये पूरा का पूरा प्रोपराइटर की इंफॉर्मेशन है। तो इसकी रेसिडेंशियल एड्रेस, जिसमें बिल्डिंग नंबर, फ्लैट नंबर लिखना ज़रूरी है। जिसका मैं कर रहा हूँ ये कोई सिटी एरिया से नहीं है जहाँ बिल्डिंग और फ्लैट हाउस सब का नंबर किया हुआ हो। तो जो एड्रेस का पार्ट था फर्स्ट, जिसमें केयर ऑफ में कोई नाम था, मैंने वही लिख दिया फ्लैट नंबर के साथ। फ्लोर नंबर कंपलसरी नहीं है, नेम ऑफ प्रेमाइसेस कंपलसरी नहीं है, फिर भी अगर है आपके पास तो ज़रूर लिखें। रोड स्ट्रीट, इसमें मेरे पास था, इसके एड्रेस में ये लिखना ज़रूरी भी है, स्टार लगा हुआ है। सिटी लिखना ज़रूरी है। कंट्री तो खैर कंपलसरी है ही, इंडिया सबसे ऊपर होगा लिस्ट में। स्टेट लिखना ज़रूरी है, कंपलसरी है। हालांकि प्रोपराइटर का स्टेट दूसरा भी हो सकता है, बिजनेस का स्टेट कोई अलग भी हो सकता है इसमें, हालांकि दोनों एक ही एड्रेस पर है। डिस्ट्रिक्ट वो सिलेक्ट करना था, वो भी लिखना ज़रूरी है। पिन कोड ये भी कंपलसरी है, देखो वहाँ स्टार लगा हुआ है। नीचे यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करना, और उसमें एक
इशू भी है कि 100 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो अगर आपके पास फ़ोटो का साइज ज़्यादा है 100 KB से, तो उसको पहले साइज एडजस्ट कर लो। इसके लिए ऑनलाइन में बहुत सारे साइट है जिससे किया जा सकता है, और कई सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सब भी होते हैं, फोटोशॉप वगैरह के थ्रू भी किया जा सकता है। इसके साइज को थोड़ा पिक्सल वगैरह डाउन करके 100 KB के नीचे करो। ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेचर, बिल्कुल उसको यस कर दो, फिर सेव एंड कंटिन्यू। अब नेक्स्ट खुला, ये ऑथराइज सिग्नेटरी का है। उसमें ऊपर ही लिखा है क्या ये पार्टी प्राइमरी ऑथराइज पर्सन है, यानी कि मेन ऑथराइज बिल्कुल एक ही है। प्रोप्राइटरशिप में नॉर्मली एक ही होता भी है। सभी इन्फॉर्मेशन वहाँ से कॉपी हो गया, फोटो वगैरह सब। इसमें आगे कुछ नहीं करना है, बस केवल वही सिलेक्ट करना था कि प्राइमरी ऑथराइज पर्सन भी यही होगा। आगे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, कोई रिप्रेजेंटेटिव बनाने का कोई मतलब नहीं है फिलहाल। अब आगे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस एड्रेस, और उसका एविडेंस भी देना होता है। बिजनेस का एड्रेस, जो भी बिजनेस है आपका, इसमें हालांकि एड्रेस दोनों एक ही था, जो इसका रेसिडेंशियल एड्रेस था वही था। ये वार्ड नंबर तो रोड स्ट्रीट में हमने लिखा था, और बिल्डिंग नंबर तो था ही नहीं, लेकिन केयर ऑफ में कोई नाम था वो लिखना है कुछ न कुछ उसमें लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कंपलसरी फील्ड है। तो कुछ इस तरीके से आप ज़रूर मैनेज करो कि आपका कंपलसरी फील्ड एटलीस्ट ज़रूर पूरा हो, और एड्रेस भी कंप्लीट हो जिस पर प्रॉपर कम्युनिकेट किया जा सके। टाउन सिटी बिल्कुल जो हम पर्सनल डिटेल में डाले थे उसी तरीके की एड्रेस पैटर्न यहाँ पर भी आएगा। डिस्ट्रिक्ट नीचे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, जो आप सेलेक्ट करें। स्टेट पहले से फ्रीज किया हुआ है, क्योंकि वो बेसिक रजिस्ट्रेशन के टाइम में ही मैंने ये इन्फॉर्मेशन दिया था कि इस पर्टिकुलर स्टेट के लिए करना है, जो स्टेट यहाँ फ्रीज हो चुका है। पिन कोड, और उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में ईमेल आईडी जो भी है पार्टी का आप लिखें। उसके बाद मोबाइल नंबर, हालांकि लैंडलाइन नंबर के लिए भी बीच में एक फील्ड है, बट कंपलसरी नहीं है। उसके नीचे फैक्स नंबर लिखने का भी एक फील्ड है। आजकल फैक्स नंबर तो बहुत बड़े बड़े कई बिजनेस में भी नहीं दिखता, छोटे बिजनेस और ये जो बिल्कुल फ्रेश रजिस्ट्रेंट है इसके पास तो वैसे भी नहीं होगा। तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर हमने लिखा। उसके नीचे आया नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ प्रेमाइस, सेलेक्ट करना है। कंसेंट, ये नॉर्मली अगर आपके रिलेटिव्स वगैरह के हैं, जैसे पेरेंट्स के हैं, और आप उसमें करना चाहते हो बिजनेस, तो अपने पेरेंट्स से आपको कंसेंट लेटर एक लेना पड़ेगा, उसके लिए होता है। फिर रेंट वाला था, ओनरशिप अलग अलग था, तो इसमें कंसेंट है तो कंसेंट लेटर और इलेक्ट्रिसिटी बिल, 2 डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे इसके साथ है। अगर रेंट पर हो तो रेंट एग्रीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल। मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल लिया, ये भी 100 KB का ही होना चाहिए। अगर 100 KB से ज़्यादा का आ रहा है तो उसको पहले आप वो एडजस्ट कर लो साइज, बाद में दिक्कत होगा, वो अपलोड ही नहीं होगा 100 KB से बड़ा फाइल। तो कंसेंट बेस्ड प्रीमाइसेज है। इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने अपलोड किया, 100 KB का था वो। यहाँ से आप ओपन भी कर सकते हो, हालांकि मैं दिखाऊंगा यहाँ से ओपन नहीं होगा, वो सेव करने के बाद होगा ओपन। दूसरा ऑप्शन है डॉक्यूमेंट कंसेंट लेटर, जो मैंने कहा कि ये तो लगाना पड़ेगा, चूँकि पेरेंट का है तो उनसे एक अनुमति पत्र, उसको आप कह सकते हो कंसेंट, उसकी मतलब कि परमिशन लेना पड़ेगा। यहाँ से ओपन तो कर सकते, लेकिन अभी ओपन नहीं होगा, अभी प्रॉब्लम करेगा। जब आप सेव कर दोगे पेज को तो बाद में ये आप ओपन करके चेक कर सकते हो कि डॉक्यूमेंट प्रॉपर लगा है नहीं लगा है। ऐसा ना हो कि कोई दूसरा ही डॉक्यूमेंट पोस्ट कर दो। नेचर ऑफ बिजनेस, ये नॉर्मली ट्रांसपोर्ट से जुड़े व्हीकल्स का सर्विसिंग का काम है। इसमें तो बेसिकली 2 तरह के काम हो गए। रिटेल कुछ प्रोडक्ट उसको बेचता भी है, सप्लाई करता भी है और सर्विस भी करता है, लेकिन मेन काम चूँकि सर्विस का है इसलिए मैं रिटेल बिजनेस के ऑप्शंस को यूज नहीं करूँगा, केवल सर्विस सर्विस सप्लायर ऑफ सर्विस, ये ट्रांसपोर्ट सर्विसिंग का काम है इसका। आगे आ गया कि कोई और अतिरिक्त बिजनेस प्लेस है तो आप लिख सकते हैं, नहीं है तो ज़रूरत नहीं है इसकी। फिर नेक्स्ट, आप कौन कौन से कमोडिटी या सर्विसेज में काम करते हैं। चूँकि सर्विस इसलिए ऊपर में पहले सर्विस सेलेक्ट कर लेना। देखो दोनों ऑप्शन आ रहा है, गुड्स और सर्विस दोनों लिखा है, तो पहले आप सर्विस को सेलेक्ट कर लेना, और देयर आफ्टर सर्विस को सेलेक्ट कर लेने के बाद आप उसमें सेलेक्ट करना, उसमें की लेटर्स कुछ लिखोगे, 2-4 लेटर,
तो ये प्रोसेस होगा। अब मैंने सर्विस लिखा तो बहुत सारे नाम आ गए। अब इसमें आप सेलेक्ट कर लो कि कौन सा सर्विस है। यहाँ पर जब मैं देख रहा हूँ तो फ़िलहाल तो अभी एग्जैक्ट इसके बिजनेस से जुड़ा हुआ नाम नज़र नहीं आ रहा है। ऊपर आया एक, हाँ ऊपर हुआ, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। और इसके बाद जब आप देखोगे उसके अंदर उस सर्विस वाले टैब में, जो इस सर्विस में मैंने ऐड किया था, ये 2 है, एक शायद कोई गलत ऐड हो गया है तो इसको मैंने हटा दिया। ये रहा मेंटेनेंस रिपेयर सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्ट मशीनरी एंड इक्विपमेंट, यही है, यही मेन काम है इसका। वैसे और भी हो तो और भी आप लिख सकते हो। यहाँ के इसके बाद प्रोफेशनल टैक्स वगैरह में रजिस्ट्रेशन है तो ये नंबर लिखा जा सकता है, नहीं है तो बस नेक्स्ट। और ये फाइनल पेज है, आखिरी पेज, 9वां पेज। इसमें सबसे पहले ऊपर में तो आपको ये सिलेक्ट भी करना पड़ेगा वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन में कि एक तरीके से आपका कंफर्मेशन है, डिक्लेरेशन। फिर यहाँ नाम आएगा वही जो ऑथराइज सिग्नेटरी का नाम था। यहाँ प्लेस आप लिखो, प्लेस में नॉर्मली आप नियरेस्ट सिटी का नाम लिखें जिस शहर से आपका रिलेशन है। रूरल एरिया में है तो डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखें। 3 आ रहा है नीचे ऑप्शन, डीएससी एंड डिजिटल सिग्नेचर से सबमिट करना, ईवीसी यानी कि आधार ओटीपी से, ई सिग्नेचर यानी कि आधार ओटीपी से, और लास्ट में है ईवीसी यानी कि नॉर्मल ओटीपी से। मैंने नॉर्मल ओटीपी किया। और फिर मोबाइल और ईमेल दोनों पर जैसे पहले आया था सेम एक ही जैसा ओटीपी आएगा, तो उसमें जो भी ओटीपी आपके पास हो तो दोनों एक ही रहेगा, अलग अलग नहीं होगा। तो उस ओटीपी को आप इसमें लिखकर वैलिडेट करोगे ओटीपी। अगर ओटीपी मैच करेगा तो इमीडिएटली मैसेज आ जाएगा कि आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। हालांकि एप्लीकेशन सबमिट होने के 15-20 मिनट के बाद ये देखिए मैसेज आया, इसमें ये भी लिखा है कि ARN नंबर यानी कि एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, जो एक्नॉलेजमेंट होगा, रिसीट होगा आपके एप्लीकेशन का, ये आपको प्रॉपर कुछ टेक्निकल वेरिफिकेशन के बाद आएगा। 15-20 मिनट के बाद आपको मेल मैसेज दोनों पर आएगा। अब देखो डैशबोर्ड पर आपकी ये स्टेटस आ रही है, पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन। जब वो वेरीफाई हो जाएगा, 15-20 मिनट समय लगेगा, तो इसके बाद आपके पास ARN नंबर आएगा। वो कैसा होता है वो मैं इसमें दिखा दूं कि मेल जो आएगा वो तो 15-20 मिनट के बाद आएगा। अभी तो मैंने इसकी एप्लीकेशन पोस्ट कर दिया है, तो जब एप्लीकेशन पोस्ट करने के 15-20 मिनट के बाद मेल आएगा और मैसेज, तो कैसा मेल होगा मैं वो एक बार आपको दिखा रहा हूँ। इसमें ARN नंबर लिखे होंगे, देखिए ऊपर फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है ये AA09 करके, और ये जो ये रहा, हाँ यही है, ये ARN नंबर, ये आपको मैसेज भी आएगा SMS के थ्रू। और इस ARN नंबर से आप अपना रजिस्ट्रेशन का स्टेटस टाइम टू टाइम चेक कर सकते हो। अब वो अगर ARN नंबर मेरे पास आ गया है तो रजिस्ट्रेशन चेक कैसे करेंगे वो भी बताता हूँ। अपने लॉग आउट कर दें, ये हो गया लॉग आउट। और फिर सर्विस में वही रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन के सबसे नीचे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, लेकिन आपके पास ARN नंबर होना चाहिए। ARN नंबर, अगर ARN नंबर नहीं है तो फिर आप ये कैसे देख पाओगे। और ये नंबर एप्लीकेशन सबमिट तो हो चुकी है, 15-20 मिनट के बाद आता है। जब आप यहाँ पर वो ARN नंबर लिखोगे, उसे कॉपी करना होगा बैक जा करके। मैं उसे कॉपी करके ले आता हूँ, यही नंबर है। अब ये कॉपी हो गया। अब जब इस नंबर को हम वहाँ लिखेंगे और नीचे एक कैप्चा भी लिखने का ऑप्शन आएगा, तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन जब हम यहाँ देंगे तो आ जाएगा कि आपके एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है। 508368 ये इसमें देखिए आ रहा है, पेंडिंग फॉर क्लैरिफिकेशन यानी कि इसमें क्वेरी लग चुका है और ये आपको कुछ डॉक्यूमेंट अब सबमिट करने होंगे, फिर ये कंफर्म होगा। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया जा सकता है। और फाइनली थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो। और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट रख सकें। थैंक यू अगेन।